Hello friends, welcome to Learn at Ease. दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मॉडर्न इंडिया की सीरीज़। इस जर्नी में हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को इतना ज़्यादा रोमांचित और स्टोरी फॉर्म में क्रिएट किया जाए कि हिस्ट्री जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को बोरिंग लगती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोमांचक बनाई जा सके। क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको पार्ट्स में तोड़ के पढ़ने की। और इस जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के साथ, यानी कि किस तरीके से इंडिया में पहली बार यूरोपियन पावर्स आई थी और किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ पे अपना डोमिनेंस करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो कि 1600 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर इंडिया में आए थे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर अपने पैर जमाए और कैसे एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरा का पूरा इंडिया उनके कब्जे में आ गया। आगे जानेंगे कि किस तरीके से हमने आज़ादी को पाया और अंग्रेज़ों से खुद को छुटकारा दिलवाया। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी को शुरू करते हैं। हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एनिशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। हालांकि मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग हम मानते हैं जब से यूरोपियंस जब भारत में आए थे तब से। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब रोम के साथ इंडिया के बहुत अच्छे लिंक थे, यानी कि दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के बीच में एशिया में और यूरोप में बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेड जो है वो फ्लरिश हुआ करता था। लेकिन 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे ये ट्रेड रिलेशन कमज़ोर होने लगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना डोमिनेंस बढ़ाकर इजिप्ट और पर्शिया तक कर लिया और एक टाइम ऐसा आया जब रेड सी पर भी उनका कब्जा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड कॉन्टैक्ट थे अब वो बिल्कुल ही ख़त्म होते चले गए। एंड एट लास्ट हम देखते हैं कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, उस पर भी ऑटोमन टर्क्स ने अपना कब्जा जमा लिया और इस तरीके से इंडिया और यूरोप के जो रिलेशन थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और इसके आगे अब जो भी व्यापार हुआ करता था वो अरब मुस्लिम्स के थ्रू हुआ करता था, यानी कि वो एज अ इंटरमीडिएटरी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से अब यूरोपियंस को वो सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलने लगा और उनको काफ़ी नुकसान होने लगा। 15th सेंचुरी में हम देखते हैं यूरोप के अंदर रिनेसा हुआ। रिनेसा यानी कि पुनर्जागरण, जब उन लोगों ने सोचा कि अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है और बहुत ज़्यादा फ्लरिश करना है खुद को, तो इसके लिए चाहिए कि हमें एक्सप्लोरेशंस करने हैं, डिस्कवरीज करनी पड़ेंगी। और बिल्कुल यह वही समय था जब यूरोप के अंदर नई नई शिप बिल्डिंग करनी लोगों ने सीखी थी और नेविगेशन को लेकर भी उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा सीखने की चाह थी। उसी टाइम यूरोप के अंदर मीट का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, पर क्योंकि मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी जो कि काफ़ी महंगे मिलते थे यूरोपियंस को। उन्हें चाहिए था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसके थ्रू डायरेक्ट इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए, जिससे कि मसाले जो हैं वो सस्ते दामों पे मिल सकें और उनके यहाँ मीट जो है वो प्रिजर्व किया जा सके। इसी बीच हम क्या देखते हैं कि पूरे ही यूरोप के अंदर पोर्टुगल और स्पेन, ये 2 ऐसी पावरफुल कंट्रीज थी जिन्होंने इसका जिम्मा उठाया कि हम नई नई जगह की खोज करेंगे और साथ ही इंडिया तक जाने वाले न्यू ट्रेड रूट को ढूंढेंगे। हिस्टोरियंस का तो यहाँ तक मानना है कि पोर्टुगल प्रिंस हेनरी हमेशा से ही इंडिया तक जाने का रास्ता खोजते रहते थे और उनकी इस चीज़ में काफ़ी दिलचस्पी होने की वजह से उनको नेविगेटर निकनेम से भी बुलाया जाता था। लेकिन उनकी अचानक मृत्यु होने की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। ईयर 1497 में स्पेन और पोर्टुगल दोनों के ही बीच में एक ट्रीटी हुई जिसे कहा गया ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया कि अटलांटिक ओशियन से एक इमेजिनरी लाइन खींची जाए जिसके थ्रू वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, जिसमें पोर्टुगल ने लाइन के ईस्ट में जितना भी लैंड टेरिटरीज थी उसको
क्लेम किया और दूसरी तरफ वेस्ट का जितना भी टेरिटोरियल एरिया था वो स्पेन ने क्लेम किया। यानी कि अब जो इंडियन ओशियन था, एशिया कॉन्टिनेंट, ये सभी वो क्षेत्र थे जिसको पोर्टुगल एक्सप्लोर करेंगे। एंड दैट वॉज द टाइम जब से पोर्टुगीज इंडिया को खोजने के लिए निकल गए। 1487 की बात है कि बार्टोलोमियो डियास नाम का एक नाविक केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका में है, वहां तक पहुंच गया और उसके कुछ ही टाइम बाद ईयर 1498 में वास्को ड गामा पहली बार इंडिया के साउथ कोस्ट यानी कि कैलीकट में पहुंचा, जहां उसका बहुत भव्य स्वागत किया गया। कैलीकट के जो राजा थे उन्हें जैमोरिन कहा जाता था और जैमोरिन ने बहुत ही अच्छे से उसको वेलकम किया, क्योंकि जैमोरिन को कहाँ पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यूरोपियंस पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना डोमिनेंस कर लेंगे। हालांकि उस टाइम पे जो इंडियन ओशियन है वहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेड किया करते थे। हम बात करें अगर ईस्ट कोस्ट की तो वहाँ पे चाइनीज़, जैवनीज़ ये लोग ट्रेड करते थे। साउथ कोस्ट में इंडियंस, अरब, अफ्रीकन्स हमेशा ही इनका ट्रेड चलता था। लेकिन कभी भी किसी ने यूरोपियंस के आने से पहले उसको डोमिनेट करने की नहीं सोची। पोर्टुगीज पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम अगर इसको डोमिनेट कर लें और अपने कॉम्पिटिटर्स को साफ कर दें तो इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इंडिया के हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जब इंडिया में 3 महीने गुजारने के बाद वास्को ड गामा वापस से यूरोप गया और उसने वहाँ पे जाके इंडिया से लाए हुए जितने भी सामान थे उसे बेचा तो उसको 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और साथ ही उसके साथ वहाँ के सभी लोगों को ये बात समझ आई कि जब वो अरब ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करते थे तो उनको वो चीज़ 10 गुना ज़्यादा महंगी पड़ती थी और इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। बस इसी मंशा को लेकर बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया आने लगे। इसी क्रम में हम देखते हैं पेड्रो एल्वारेज कैब्राल को, जो कि मसालों की खोज में आया था। हालांकि वो भी पुर्तगाली था जो चाहता था कि अब कैलीकट के अंदर अपने ट्रेड को बढ़ाया जाए, जिसके चलते वो लोकल रूलर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रीटीज़ करते हैं। हालांकि इसके बाद वास्को ड गामा वापस इंडिया आता है 1501 में और लोकल रूलर से अपील करता है कि अरब ट्रेडर्स को इंडिया में ट्रेड करने से रोका जाए। हालांकि क्योंकि लोकल रूलर स्टार्टिंग में उसकी बात नहीं मानते तो पहले तो वो धन का लालच देता है और उसके बाद उनके साथ एक छोटी सी लड़ाई लड़कर उनसे अपनी बातें मनवा लेता है और इस तरीके से धीरे धीरे पोर्टुगीज का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते टाइम के साथ वो कैलीकट, कैनोर और कोचिंग तीनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सेंटर्स बनाने लगते हैं। अब क्योंकि उन ट्रेड सेंटर्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, इसकी वजह से वो उनका फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि उन तीनों ही ट्रेड सेंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाई जाए। इसी ट्रेड को और ज़्यादा मजबूती मिलती है जब 1505 में पोर्तुगल के किंग अपनी तरफ से एक गवर्नर को भेजते हैं जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हालांकि अल्मेडा को इस मिशन के साथ भेजा गया था कि इंडियन ओशियन से जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, साथ ही अदर कंपटीशन को भी साफ़ किया जाए ताकि पोर्टुगीज़ जो हैं वो अच्छे से इंडियन ओशियन में अपना डोमिनेंस जमा सके। दूसरी तरफ अरब ट्रेडर्स को भी अच्छे से पता था कि पोर्टुगीज़ उनके लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं, इसीलिए टाइम टाइम पर अरब मर्चेंट्स जो हैं इंडियन ओशियन के अंदर उन पर अटैक करते रहते थे। और एक ऐसे ही अटैक में एक बार अल्मेडा का जो सन है उसकी डेथ हो गई और बस यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद अल्मेडा ने जितने भी अरब मर्चेंट्स थे उनको मारना शुरू कर दिया। हालांकि हिस्ट्री में हम अल्मेडा को ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि कार्टास सिस्टम के लिए याद रखते हैं। सो ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके थ्रू पोर्टुगीज सभी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को लाइसेंस इशू करते थे जो भी इंडियन ओशियन में ट्रेड करना चाहते हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं हुआ करता था पोर्टुगीज उनके शिप्स को तोड़ दिया करते थे और साथ ही उनको ट्रेड नहीं करने देते थे। और ये जो लाइसेंस वो इशू करते थे इसके बदले में वो पैसे लिया करते थे। तो इस तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू पोर्टुगीज़ इंडियन ओशियन में अपना डोमिनेंस बना रहे थे।
क्योंकि पोर्टुगीज़ का मानना था कि अगर आप इंडिया को डोमिनेट करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप पहले इंडियन ओशियन में अपना डोमिनेंस लाएं, जिसकी वजह से और जितने भी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं वो इंडियन ओशियन से कट ऑफ हो जाएं और पोर्टुगी एक सिंगल पावरफुल ट्रेडर्स के रूप में रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अल्मेडा के बाद अल्फोंसो दी अल्बकर्क को पोर्टुगी गवर्नर के रूप में इंडिया भेजा गया, जिसे रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट कहा जाता है। यानी कि इससे पहले जो अल्मेडा आया था उसने ज़्यादातर इंडियन ओशियन में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्बकर्क ने इंडियन लैंड पे अपने आप को स्टैब्लिश किया, तो इसकी वजह से इसको रियल फाउंडर कहा गया। हालांकि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से हम देखेंगे कि पोर्टुगी पावर अब इंडिया में अपने पैर काफ़ी अंदर तक जमा चुकी थी। इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया और बस अब यहाँ पर शुरुआत हो गई थी टेरिटरी एक्विजन की, यानी कि धीरे धीरे करके पोर्टुगीज़ जो थे अब वो ज़मीन कब्जाने लगे थे। हालांकि पोर्टुगीज़ ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे कि जो भी टेरिटरी पर उनका कब्जा होता था वहाँ पे उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में देखा जा सकता है। पोर्टुगीज़ ने इंडिया में एक नई पॉलिसी को स्टार्ट किया। वो अपने लोगों को एनकरेज करते थे कि यहाँ के जो लोकल नेटिव्स हैं उनकी लड़कियों से शादी की जाए और यहीं पे पोर्टुगीज़ पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि पोर्टुगीज़ की जो पावर है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज़ की जा सके। साथ ही हम देखते हैं कि पोर्टुगीज़ ने इंडिया के अंदर बहुत सारे से न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था जिसको यहाँ के लोग पहले से नहीं जानते थे, जैसे कि कैश्यू नट्स हो गए, टोबैको, पाइनएप्पल, पटैटो। ये वो क्रॉप्स थे जो इंडिया में पहले नहीं हुआ करते थे। 1829 में इंडिया में एक नए गवर्नर को भेजा जाता है जिसका नाम था नीनो दे कुन्हा। अब उनका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या था, जो गोवा कभी कब्जाया था अल्बकर्क ने, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाना। यानी कि पहले कोचिन हुआ करता था हेडक्वार्टर, उसको 1530 में गोवा शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बंगाल में भी हुगली नदी के तट पर पोर्टुगीज़ ने अपना हेडक्वार्टर बनाया और धीरे धीरे अब वो पूरे ही कंट्री में एज अ पावर इंक्रीज होते जा रहे थे। तो अब हम जानते हैं कुछ ऐसे रीजंस, कुछ ऐसे कंडीशंस जो पोर्टुगीज़ के लिए काफ़ी फेवरेबल रहे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही ईजीली विदाउट एनी ट्रबल अपनी पावर को इंक्रीज़ किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस टाइम पे पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत छोटे छोटे किंगडम थे जो काफ़ी वीक थे। मतलब कि यहाँ से हम देख पाएंगे कि पोर्टुगीज़ को अपनी पावर को इन्हांस करने का मौका मिला। अगर कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल किंगडम उस टाइम पे इंडिया में होता तो शायद पोर्टुगीज़ का जो एक्सपीडिशन था वो वहीं के वहीं रुक जाता। पर क्योंकि जब कैलीकट के अंदर फर्स्ट टाइम पोर्टुगीज़ आए थे और कैलीकट के जैमोरिन को उन्होंने हरा दिया था, साथ ही बहुत सारे शहरों पे कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें खुद लगने लगा कि यहाँ के जो किंग्स हैं वो काफ़ी वीक हैं और बहुत ईजीली हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड और मोस्ट पावरफुल रीज़न हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी किंग्स थे उनकी नेवल पावर काफ़ी वीक थी। यानी कि इंडियन ओशियन में कोई भी किंग अपनी डोमिनेंस नहीं रखता था। दूसरी तरफ जो पोर्टुगीज़ थे ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा नेवल स्ट्रेंथ रखते थे, यानी कि इनको शिप बिल्डिंग की आर्ट आती थी, साथ ही इनके जो भी शिप्स होते थे उस पर कैनन्स यानी तोबे हुआ करती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेवल फ्लीट रखते थे जिसका इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से पोर्टुगल पावर इंडिया के अंदर एंड हुई, यानी कि उनका डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। तो क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स के द्वारा इंग्लैंड में बनाया गया और वही ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेड करने इंडिया में आई तो वहाँ के किंग ने जिन एम्बेसडर्स को स्टार्टिंग में भेजा था वो काफ़ी स्मार्ट थे और मुगल किंग्स को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी कामयाब रहे। जैसे कि अगर हम बात करें 1608 में पहली बार कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आते हैं और मुगल किंग जहांगीर से मिलते हैं। जब जहांगीर को इस बात का पता चलता है कि कैप्टन हॉकिंस बहुत अच्छे तरीके से तुर्की भाषा बोल लेते हैं तो इस बात का प्रभाव जहांगीर के मन पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि पोर्टुगीज़ जो हैं वो अपनी ही कुछ हरकतों की वजह से अपनी पावर को डाउन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कभी कभार कुछ पोर्टुगी लोग
मुगल्स के ही शिप्स को लूट लिया करते थे, जिसकी वजह से जो अब मुगल्स हैं उनके अंदर उनको लेके डिस्ट्रस्ट की भावना पैदा होने लगी। और दूसरी तरफ एक दूसरी यूरोपियन पावर जो कि ब्रिटिशर्स थे, वो धीरे धीरे इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करते जा रहे थे। हम देखते हैं कि पोर्टुगीज जो हैं वो स्लेव ट्रेड करने लगे थे, जिसकी वजह से भी उनके ट्रेड पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और यहाँ के लोकल जो रूलर्स थे, चाहे वो छोटे स्मॉल रूलर्स हों या फिर मुगल रूलर्स हों, धीरे धीरे उन्होंने अपने रिलेशंस जो हैं उनके साथ ख़त्म करने शुरू कर दिए। एंड एट लास्ट हम पाएंगे कि शाहजहां का टाइम आते आते पोर्टुगीज के जो रिलेशन थे मुगल कोर्ट के साथ, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गए। 17th-18th सेंचुरी में जहां एक तरफ सेंट्रल इंडिया में मराठास अपनी पावर गेन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन मराठास की बढ़ती शक्ति के चलते पोर्टुगीज़ पर इसका काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा, क्योंकि उन्होंने पोर्टुगीज़ की भी बहुत सारी जगहों पर कैप्चर किया। ईयर 1739 में मराठा ने सैलसटे और बेसाइन पोर्टुगीज से छीन लिया। अब धीरे धीरे पोर्टुगीज जो है वो कमज़ोर होते जा रहे थे। जिस टाइम पहली बार पोर्टुगीज इंडिया में आए थे, उस टाइम उनका केवल एक उद्देश्य था कि यहाँ से अरब ट्रेडर्स को हटाया जाए, क्योंकि मुस्लिम्स को वो कभी से भी पसंद नहीं करते थे। और अलबकर्क के टाइम से लेकर आगे जितने भी लोग आए, उनके टाइम पे पोर्टुगीज ने काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूशंस किए। इसीलिए कहीं ना कहीं यह भी रीज़न था कि जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही मन में उनके लिए काफ़ी नफरत बढ़ती चली गई। एक और रीज़न हम देखते हैं पोर्टुगीज़ का इंडिया में डिक्लाइन के लिए, क्योंकि ब्राज़ील की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो अब पोर्टुगीज़ का सारा ध्यान उस तरफ चला गया और वो चाहते थे कि एक नई कॉलोनी के रूप में ब्राज़ील के अंदर एक्सप्लोर किया जाए, वहाँ पे डिस्कवरीज की जाए। इस वजह से भी इंडिया से उनका ध्यान हटता चला गया। आगे हम देखते हैं कि ईयर 1662 में जब इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड का विवाह पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन के साथ होता है, तो पोर्टुगीज के रिलेशन जो है वो ब्रिटिश के साथ काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इस वजह से बॉम्बे जैसा शहर जो है वो दहेज में दिया जाता है अंग्रेजों को, और साथ ही ये भी डिसाइड किया जाता है कि ठीक है, पोर्टुगीज जो है वो इंडिया से अपना ध्यान हटा लें और दूसरी कॉलोनीज की तरफ चले जाएं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि इंडिया से पोर्टुगीज जाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेटलमेंट्स होते हैं जहाँ पे पोर्टुगीज काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। और इसीलिए हमारा ध्यान इस फैक्ट की तरफ भी जाता है कि पोर्टुगीज वो पहले यूरोपियन थे जो सबसे पहले 1498 में इंडिया आए थे, और वही सबसे आखिरी में भारत छोड़ने वाले यूरोपियन भी कहे गए, क्योंकि ईयर 1961 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन विजय चलाया था, इसके तहत रिमेनिंग जो पोर्टुगीज गोवा में रह रहे थे उनको वहाँ से हटाया गया था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको यह जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अदर यूरोपियन पावर्स के साथ जो इंडिया में आई थी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया में आए और काफ़ी लंबे समय तक यहीं पे उन्होंने रूल किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।